Hello my dear students, welcome back once again. In this video, I will tell you about how to compute salary under the head income from salary for salaried people. जो लोग नौकरी पेशा होते हैं उनकी सैलरी जो इनकम अंडर द हेड सैलरी लिखी जाती है वो कैलकुलेट कैसे की जाती है। ये स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सैलरी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सैलरी के अंदर आता क्या क्या है। So, according to section 17(1), the definition of the salary is salary includes wages. Salary and wages, they are kind of synonym terms, but wages usually blue collar workers को दी जाती है जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, और सैलरी वाइट कॉलर वर्कर्स को दी जाती है जो कि ऑफिस या कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं. बट दे आर क्वाइट सिनोनिम्स टू ईच अदर. ऐसा ये कोई स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर नहीं है कि हम वेजेस नहीं बोल सकते जो ऑफिस वालों को मिलता है, बट काइंड ऑफ डिस्टिंग्विशिंग इज डन. देन द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज एनी एन्युटी और पेंशन. ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से एनुअली किसी फॉर्म में मिलता है एज अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. एंड एन्युटी वर्ड एनुअल से ही डिराइव किया गया है, तो ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए मिल सकता है या उस एम्प्लॉय की पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ टाइम के लिए मिल सकता है, और ये कहीं ना कहीं पेंशन से काफ़ी सिमिलर है. दे गो टुगेदर. एनी ग्रेच्युटी का मतलब है वो पैसा जो कि रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है या सुपर एनुएशन के टाइम पे मिलता है. जब हम ग्रेच्युटी का टॉपिक सेपरेटली पढ़ेंगे तो इसमें हम बहुत डिटेल में भी बात करने वाले हैं. ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज रेंडेड. जो एम्प्लॉय ने अपनी सेवाएं ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान करी हैं उसके लिए उसे ग्रेच्युटी का पैसा दिया जाता है. किसी तरह की फीस, कमीशन, किसी भी तरह के और परक्विजिट्स जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ऑफिस से, या एनी प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ इन एडिशन टू द सैलरी ऑफ वेजेस और सैलरी के ओवर एंड अबव के ऊपर एक्स्ट्रा अगर प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है या कोई फीस मिलती है या कोई कमीशन मिलती है एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, या और किसी तरह की कमीशन या और किसी भी किस्म का बेनिफिट मिलता है, वो सब भी सैलरी का पार्ट है. अगर कोई एम्प्लॉय को ज़रूरत है किसी रिक्वायरमेंट के लिए कि उसे अपनी डॉटर की मैरिज के लिए या बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन चाहिए या सैलरी एडवांस में चाहिए, तो वो अपने एम्प्लॉयर से अरेंज कर सकता है. तो अगर ऐसी सैलरी एडवांस में मिल जाती है तो वो भी सैलरी का पार्ट है और वो भी प्रीवियस ईयर की सैलरी में ही शामिल किया जाएगा. अगर किसी एम्प्लॉय को अगर उसने कोई छुट्टियां उसकी बकाया थी, आउटस्टैंडिंग थी, जो कि वो अवेल कर सकता था बट उसने नहीं करी, वो उसको इन कैश भी करा सकता है. तो अगर इन कैश कराने के बाद जो भी पेमेंट उसके हाथ में आती है वो भी सैलरी का हिस्सा है. अगर एम्प्लॉय का जो बॉस है, एम्प्लॉयर है, वो किसी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के बिहाफ पर पैसा कंट्रीब्यूट करता है और जो कि एम्प्लॉय की सैलरी से 12% से ज़्यादा है, और उस डाले गए पैसे पे ब्याज भी आता है जो कि 9.5% पर एनम से ज़्यादा है. अगर ज़्यादा है तो जितना 12% सैलरी से ज़्यादा है वो कंट्रीब्यूशन वो ले लिया जाएगा सैलरी का पार्ट, और जितना इंटरेस्ट 9.5% से एक्स्ट्रा है वो भी एज अ पार्ट ऑफ सैलरी ले लिया जाएगा. अगर ये 12% तक है और ये 9.5% तक है तब नहीं लिया जाएगा, और अगर इनसे कम भी है तो भी नहीं लिया जाएगा. द एग्रीगेट ऑफ ऑल दी सम्स दैट आर कंप्राइज्ड इन द ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टू विच इट इज चार्जेबल टू टैक्स. ऐसा कोई भी एग्रीगेट सम, कोई टोटल सम जो कि एक जॉब चेंज करने पर एक एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉय की तरफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मनी ट्रांसफ़र करता है तो वो ट्रांसफर्ड बैलेंस भी आपका सैलरी का पार्ट है, प्रोवाइडेड वो चार्जेबल टू टैक्स हो, वो सारे नॉर्म्स को फुलफिल करता हो. द नाइन्थ, द लास्ट वन इज द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ नोटिफाइड पेंशन स्कीम. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे किसी बताई गई पेंशन स्कीम में अगर इन्वेस्ट करता है अंडर सेक्शन 80 CCD, तो वो भी एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुड़कर वापस आएगा, वो भी उसकी कमाई मानी जाएगी, वो भी उसकी सैलरी का पार्ट है. सो ऑल दीज 9 आर टेकन एज पार्ट ऑफ सैलरी. नाउ विल सी हाउ टू कैलकुलेट सैलरी. सो सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक सैलरी और इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे. देन सभी तरह के अलाउंसेस जो भी आपके एम्प्लॉय को, जो क्वेश्चन में आपको SSC एम्प्लॉय दिया हुआ है उसको जिस भी किस्म के अलाउंसेस मिले हैं वो भी हम लिखेंगे, और अगर किसी अलाउंस में एग्जेम्पशन है तो उसको लेस करके डिडक्ट करके लिखेंगे, और वो एग्जेम्पशंस कैसे कैलकुलेट होती हैं वो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताया जाएगा. देन
प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एक इंग्रेडिएंट है, बोनस अलग इंग्रेडिएंट है, फीस कमीशन अलग इंग्रेडिएंट है. इन सबको आप अलग अलग रोज में लिखेंगे. आई हैव रिटन देम इन जस्ट वन कैटेगरी जस्ट टू डिस्टिंग्विश देम कि ये बेसिक सैलरी अलाउंसेस और पर्क्विजिट से अलग है, बट दे आर ऑल्सो रिटन हेयर. एंड एनी एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स और एडवांस, एरियर्स एंड एडवांस ये भी आप सेपरेटली लिखेंगे अगर ये आपके क्वेश्चन में है तो. ऐसा करने के बाद आप उस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं और इन सभी का टोटल जो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ग्रॉस सैलरी एंड इज रिटन ऑन दी outside column. Once you have calculated gross salary, now the next step is that you need to deduct three things under section 16. You need to make few deductions. तो सबसे पहली डिडक्शन आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि पहले 40,000 हुआ करती थी, लेकिन अब ये 50,000 है. और अगर आपकी सैलरी ही, एनुअल सैलरी ही 50,000 से कम है तो पूरा का पूरा अमाउंट लेस हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 50,000 या सैलरी, दोनों में जो छोटा होता है उतने की डिडक्शन आपको मिल जाएगी. द सेकेंड डिडक्शन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस. इट इज़ गिवन ओनली फॉर टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है. अगर आपका एसएससी जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो सेक्शन 16(2) की ये डिडक्शन उसे नहीं मिलेगी. देन बात आती है सेक्शन 16(3) के तहत प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की डिडक्शन की. नाउ व्हाट इज़ दिस? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से हमारी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ को ये राइट है दैट दे कैन मेक लॉ टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स एंड एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो यूजुअली हमारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सभी प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट देते हैं. अगर आपका पर्सन इन द क्वेश्चन इज़ पेइंग दिस टैक्स एंड ही बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी तो उसको इस टैक्स की डिडक्शन भी मिलेगी. सो वंस यू हैव मेड द डिडक्शन ऑफ ऑल दीज 3 आइटम्स, इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके केस में एप्लीकेबल हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हर सैलरीड एम्प्लॉय को मिलती ही मिलती है, लेकिन ये दोनों आपको चेक करना पड़ेगा. एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ तब डिडक्शन मिलेगी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन सिर्फ तभी मिलेगी जब उसने प्रोफेशनल टैक्स दिया है, वो उस कैटेगरी में फॉल करता है. अब जो इनकम आप इन तीनों डिडक्शंस को टोटल इनसाइड कॉलम में करके आउटसाइड कॉलम में ले जाएंगे और अपनी ग्रॉस सैलरी से माइनस करेंगे. ब्रैकेट में डालने का मतलब है यू नीड टू माइनस दिस आइटम फ्रॉम द अबव आइटम ऑफ ग्रॉस सैलरी एंड द इनकम यू अराइव एट इज फाइनली द इनकम फ्रॉम सैलरी दैट इज टैक्सेबल एंड अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट. और देखना पड़ेगा क्या उस पर्सन इन क्वेश्चन की क्या कोई और इनकम भी है, क्या उसने कोई डिडक्शंस और भी अवेल कर सकता है, क्या उसको 80C to 80U तक उसकी कोई डिडक्शन बनती है. बट अगर हम बात करते हैं टैक्सेबल सैलरी की तो वो इस स्टेप तक निकल आती है. हमें फर्दर स्टेप्स के बारे में तब बात करना होगा जब हम सभी हेड्स कवर कर चुके होंगे. सो दिस इज़ हाउ द टैक्सेबल सैलरी इज टू बी कैलकुलेटेड एंड फर्दर डिडक्शंस on the total income will be discussed in the later videos. Thanks for watching. Please stay connected and do watch out my next video on the topic of allowances. Bye bye for now.